अब मेमोरी देखा था ना हमने, तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया सिंपल भाषा में, होल्ड द डाटा, जो डेटा को क्या करके रख रहा है, होल्ड कर कर रख के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पीछे देखा था मेमोरी क्या हो गया, कितने टाइप का हो गया, जिसमें क्या आ रहा है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आ रहा है हमारा, रैम और रोम। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो रैम को अब सही से अगर हमें समझना है तो सिंपल भाषा में ये याद रखो कि इस रैम का मतलब क्या हो गया। रैम का मतलब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या हो गया, कोई भी फाइल, कोई भी फाइल कहाँ पर हो। अब इसके लिए पहले मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पे। अब मान लो क्या लिया हमने, रैम लिया, तो रैम के नाम में ही क्या मतलब था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम का मतलब क्या हो गया, कुछ भी। अब हमें नहीं पता, मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 बच्चे खड़े हैं, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने रैंडमली खड़ा कर दिया कि भाई तुम इसका जवाब दो या तुम इसका जवाब दो। मुझे किसी का नाम थोड़ी पता है, या मुझे कोई पता थोड़ी कि ये कौन है, बस मैंने स्पेशली किसी को भी खड़ा कर दिया कि भाई इसका जवाब दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, यूज़ में लेना, कि भाई मैं उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, यूज़ में ले रहा हूँ। और कौन सी चीज़ को, जो मेमोरी में है। तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया, होल्ड द डाटा, जो भी डेटा के पास होल्ड है उसमें से मैं कुछ भी चीज़ को यूज़ में ले सकता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे मानो कि भाई ये मेरा क्या है, हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, जिसके अंदर हमारे सिस्टम की सारी फाइल यूज़ होती है। अब इसके अंदर ही हमारा वर्ड है, फोटोशॉप है, एक्सेल है, वो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या फोटोज़ है, सब किसके अंदर है, हार्ड डिस्क के अंदर। अब यहाँ पर मेरा क्या है, CPU जो काम करेगा। अब CPU से मैं ना कोई एक क्या हमारा CPU। अब मुझे अपने मॉनिटर पे कोई भी काम करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करूँगा कि भाई इस फाइल को काम करो। तब ये CPU क्या करेगा, भागते हुए जाएगा और मेरे हार्ड डिस्क से उस फाइल को ढूंढेगा और अपने पास क्या कराएगा, प्रोसेस कराएगा, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या हुआ, बीच में कौन आया, एक रैम आया। क्या आया, रैम। अब इसका नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक रोम भी होता है वो अलग। अब जब बीच में इसमें रैम आ गया ना, तब ये क्या करेगा कि भाई मेरे को क्या खोलना है, MS वर्ड या फोटोशॉप खोलना है। तो अब CPU क्या करेगा, ये इसको इंस्ट्रक्ट करेगा रैम को कि भैया यूज़र को क्या चलाना है, फोटोशॉप चलाना है या टाइपिंग मास्टर चलाना है। तो अब ये रैम क्या करेगा, अपने पास इसको उठाकर ले आएगा। किसके पास ले आएगा, हार्ड डिस्क से क्या करेगा, उठाकर किसके पास ले आएगा, अपने पास ले आएगा। अब जो CPU को तुरंत कोई फाइल एक्सेस करना है या कुछ भी चेंज करना है ना, तो उसको बार बार हार्ड डिस्क के पास नहीं जाना, उसको किसके पास जाना है, सिर्फ रैम के पास जाना है। और रैम इस चीज़ को बहुत जल्दी से काम करके हमें दे देगा। अगर मैं CPU हार्ड डिस्क के पास जाऊंगा, तो हार्ड डिस्क तो एक ऐसी स्लो काम करता है, वो CPU को स्लो स्लो इंस्टार्ट करेगा और हमारा जो भी हम काम कर रहे होंगे ना, बहुत धीरे धीरे काम करेगा। तो अब CPU के पास क्या है, रैम से कनेक्ट हो गया, तो जो भी काम है वो हमारा कौन करेगा, रैम करेगा। तो रैम बीच में एक फाइल बन जाता है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, और जैसे ही मैं उसको क्या करूँगा, डिज़ाइन आधा बनाया मैंने, सेव नहीं किया, जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, मतलब CTRL Ctrl+S करूँगा, वो ऑटोमेटिक कहाँ सेव होगा, हमारे हार्ड डिस्क में सेव होगा। लेकिन अगर मैंने सेव नहीं किया और लाइट कट गई, तो जो रैम के ऊपर हम काम कर रहे थे ना, वो सारा फाइल हमारा चला जाएगा, हमको नहीं मिलेगा। तो हम तभी कहते हैं कि फाइल को सेव करो। क्यों, क्योंकि जो रैम होता है वो क्या होता है, टेम्परोरी। क्या होता है, टेम्परोरी, कि भाई उस पर कोई भी फाइल परमानेंट सेव नहीं होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या है, इट इज़ द कंप्यूटर मेमोरी डेट स्टोर डेटा टेम्परोरी। रैम के पास डेटा क्या होता है, टेम्परोरी स्टोर होता है, एंड कैन बी क्विकली एक्सेस बाय द प्रोसेसर। CPU क्या करता है, उसको झट से एक्सेस कर लेता है। इट एक्ट वर्क स्पेस फॉर अ कंप्यूटर अलाउ टू क्विकली रीड एंड राइट डेटा नीडेड। जब भी उसको जरूरत पड़ेगा हम वहां से उस काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देके मैंने समझाया है कि व्हेन यू ओपन ए ब्राउजर, हमने एक ब्राउजर खोला कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द ब्राउजर इनटू रैम। अब वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर आ जाएगा, उस ब्राउजर को लेकर किसके ऊपर आ जाएगा, रैम के ऊपर आ जाएगा, ताकि सिस्टम उसको क्विकली एक्सेस कर सके और उसको यूज कर सके। जो भी हम उस पर सर्च करेंगे क्वेरी को, वो किसके ऊपर स्टोर कराएगा, हमारे रैम के ऊपर कराएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाता हूँ, ये फाइल यहाँ आएगी, जैसे ये सिस्टम का पूरा हमने प्रोसेस खोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है प्रोसेस, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितना भी प्रोसेस मैनेजमेंट का टास्क हो रहा है ना, ये सारा डेटा किसके ऊपर लोड लेके बैठा हुआ है, रैम के ऊपर लोड लेकर बैठा हुआ है। अभी जो हमारा गूगल क्रोम है ना, वो कितना स्टोरेज ले रहा है, 3.5 GB। ये डेटा किसके ऊपर बैठा हुआ है, रैम के ऊपर। अगर मेरे पास सिस्टम में 4 GB का रैम होता ना, तो ये अभी तक हैंग हो गया होता, ये काम नहीं करता। हमने सिस्टम में देखा था कि सिस्टम में कितने GB का रैम है, कहाँ जाएंगे, दिस PC पे राइट क्लिक, यहाँ से हम गए प्रॉपर्टी के पास, क्या गया, हमारे पास कितना रैम है, 16 GB। तो इस 16 GB के रैम में से कितना स्टोर कर रहा है, ये 3.5 GB हमारा गूगल क्रोम ले रखा है। यहाँ पर दो टाइप के रैम होते हैं, समझ लो, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सेम ऐसे ही रोम था। तो रोम क्या था? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? जिसके अंदर जो डेटा डला हुआ है ना वो परमानेंट स्टोर रहेगा। क्या रहेगा? परमानेंट स्टोर। एक बार जो डेटा चला गया वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें 3 टाइप के हमारे रोम होते हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई पी आर ओ एम। उसके बाद देखो इस टाइप से इसको समझाया गया कि भाई यहाँ पर क्या है? हार्ड डिस्क, यहाँ पर हमारा रैम आ गया है, और ये कौन है? हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को कोई भी काम करना होगा ना वो सबसे पहले रैम के पास भेज देगा, रैम हार्ड डिस्क से अपने ऊपर ले लेगा, और इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो क्या होगा? वापस हार्ड डिस्क में सेव होता रहेगा। तो ये लूप प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा, जैसे अब रैम का ये काम देखो, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ। अब इसने जो वर्ड का डेटा किसके ऊपर लोड कर रखा है? टाइपिंग, एडिंग इमेज टू डॉक्यूमेंट किसके ऊपर है? रैम के ऊपर है। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? वर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये जो वर्ड आया कहाँ से है? वो आया है इंटरनल स्टोरेज के पास से। और जैसे ही मैं डेटा रैम पे काम करते हुए सेव कर लूँगा, वो कहाँ सेव हो जाएगा? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। उसके बाद मैं इसको काट भी दूंगा तब भी डेटा कहाँ पर सेव है? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। मान लो बिना सेव किए मैंने काट दिया तो फिर वो इसके अंदर सेव नहीं होगा, वो रैम के ऊपर ही रह जाएगा। एक आता है हमारा SSD और एक आता है हमारा हार्ड डिस्क। क्या आता है? SSD, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? SOLID, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और हार्ड डिस्क में इस सर्कुलर प्लेट होती है और जिसको ये इस टाइप से पेन से चलाता रहता है। अब जितने भी नए लैपटॉप हम खरीदेंगे ना, सबके अंदर क्या मिलेगा अपने को? SSD मिलेगा। अब यहाँ पे वो देखो डिफरेंस क्या है कि ये क्या है? सबसे पहले एक्सेस टाइम, मतलब जो प्रोसेसर है कितनी जल्दी डेटा को एक्सेस करेगा। SSD के अंदर क्या लगेगा? 0.1 मिली सेकेंड। लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर कितना टाइम लगेगा उसको? 5.5 से 8.0 मिली सेकेंड लगेगा। इसके अंदर रैंडम आईओ परफॉर्मेंस, रैंडम आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट कैसे परफॉर्म करेंगे। SSD के अंदर इसकी स्पीड कितनी है? 6000 आईओ पर सेकेंड, और इसके अंदर कितना है? सिर्फ 400 आईओ पर सेकेंड। हम कहते हैं ना हमारा हार्ड डिस्क वाले सिस्टम स्लो चल रहा है, किस रीजन से। दूसरा है रिलायबिलिटी। इसका काम क्या है कि SSD के फेलियर के चांस कितना है? 0.5%, और हार्ड डिस्क से कितना है? 2 से 5%। काम करते करते स्क्रीन चली गई। उसके बाद है एनर्जी सेविंग। तो SSD में कितना एनर्जी सेव होता है? 0 से 5 वॉट, और इसके अंदर 6 से 15 वॉट ये एनर्जी यूज़ करता है काम करते टाइम। उसके बाद CPU की पावर कितना है? तो SSD एवरेज IO वेटिंग कितना है? 1% कोई भी काम करते टाइम, और ये कितना वेट कराता है? 7%। ठीक है, CPU से मैंने कोई फाइल खोली तो वो 7 सेकंड तक का लोड टाइम ले सकता है। दूसरा है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम, कि कौन सबसे जल्दी हमने कोई भी, मैंने बोला इस फाइल को खोलो या इस फाइल को कट करो, तो कौन जल्दी हमारे इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो SSD कितने के अंदर कर देता है? 20 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के भी 20वें हिस्से पे। और ये कितना लेता है? 400 से 500 मिली सेकेंड। फिर आता है बैकअप रेट, कि अगर मैं SSD का बैकअप बनाऊंगा तो ये 6 घंटे के अंदर बन जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क का बैकअप बनाऊंगा तो ये बनेगा 20 से 24 घंटे के अंदर। भी हम लैपटॉप लेंगे तो सबके अंदर अपने को क्या मिलेगा? SSD। अगर हमारे पास पुराना लैपटॉप है और उसके अंदर हार्ड डिस्क है तो उसको चेंज करके हम क्या कर लेंगे? SSD के अंदर। ठीक है, तो उसी के ऊपर देखो ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट का वो बना हुआ है कि जैसे मान लो बूट अप का टाइम होता है जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं ना, उसको बोलते हैं बूट अप। ठीक है, दूसरा बूट अप होता है जब उसके अंदर हम विंडो को डालते हैं। उसके अंदर यहाँ पर फोटोशॉप लिखा है और 1 GB की कोई भी फाइल लिखा हुआ है। अभी देखो, अगर मेरे पास सिस्टम है जिसके अंदर हार्ड डिस्क है और 2 GB का DDR3 रैम है, अगर मैं सिस्टम को बूट करूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा 11 मिनट 3 सेकंड, मतलब विंडो डालने में इतना टाइम लगता है। अगर मेरे पास हार्ड डिस्क है 8 GB रैम और DDR3, तो अब देखो 2 से कितना हो गया? 8 हो गया, और हार्ड डिस्क वही है, तब कितना लगेगा? 52 मिनट लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है? 25% ये बढ़ गया। लेकिन अब मैंने SSD 2 GB रैम के साथ चलाया तो मेरे को कितना लगा? 32 मिनट। और लेकिन अगर मैंने क्या करा? SSD के साथ 8 GB का रैम यूज़ करा है तो सीधा ये कितने में हो गया? आधे घंटे के अंदर बूट हो। अगर मैं कोई फोटोशॉप की फाइल चला रहा हूँ तो यहाँ देखो कितना टाइम ले रहा है? 15 सेकंड, 14, 4, 3, कितना फास्ट हो रहा है। सेम 1 GB की फाइल पे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये इतना टाइम ले रहा है। ये सब यहाँ पर लिख कर आ गया। तो इस टाइप से, तो अभी ये सिस्टम क्या है? SSD 8 GB रैम और DDR। यहाँ पर हमारे पास जितने भी सिस्टम है सबके अंदर SSD 8 GB DDR3 रैम लगी हुई है, तभी सब फास्ट चलते हैं। उसके बाद ये वाला देखा था हमने, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फिर यहाँ पर हमने सेकेंडरी मेमोरी देख लिया था। फिर यहाँ पर आता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि मान लो मैं कोई भी, जैसे हम कोई सामान, जैसे मैं तेल खरीदने गया, क्या लेने गया? तेल। तो मैं दुकान वाले को क्या बोलूँगा? पूछेगा LTR, मतलब कितना लीटर चाहिए। अगर मैं चीनी खरीदने गया या मैं कोई सामान खरीद, जैसे मैं शुगर चीनी लेने गया, तो मैं बोलूँगा भाई चीनी दे दो दुकान वाले को, तो क्या बोलेगा? कितना चाहिए
ये तो पूछेगा। मैं बोलूँगा भाई 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, ठीक है। जो भी लिक्विड सामान होता है, तेल वगैरह, वो हम लोग किस में नापते हैं? लीटर में। और जितना भी शुगर वगैरह का सामान जो भी सॉलिड होता है उसको हम लोग नापते हैं केजी में। सेम उसी प्रकार को मेमोरी में जब हम नापते हैं ना, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं? बिट में या केबी में या एमबी में। तो ये सब क्या है? उसके यूनिट्स हैं। तब हम इसको देखेंगे कि भाई ये क्या होता है। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कंप्यूटर क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन होता है जो किस पे चलता है? बिजली पे। अब बिजली पे चलने वाली चीज़ या तो ऑफ रहेगी या तो ऑन रहेगी, दो ही चीज़ होगी। तो इसी को बोलते हैं 0 और 1। तो कंप्यूटर में यही जो सबसे छोटी मेमोरी होती है इसको बोलते हैं बिट, जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? 0 और 1। उसके बाद आता है व्हेन यूजर रैम और रोम फ्लॉपी डिस्क हार्ड डेटा मेजर यूजिंग सम यूनिट। कि अगर कोई भी यूजर क्या यूज कर रहा है, चाहे वो रैम कर रहा है, रोम कर रहा है, फ्लॉपी कर रहा है, डिस्क कर रहा है, सॉरी फ्लॉपी डिस्क यूज कर रहा है, हार्ड डिस्क कर रहा है, कोई भी डेटा यूज कर रहा है, सबकी अपनी क्या होती है? एक यूनिट होती है। अब जो हम कहते हैं कि भाई जो मेमोरी की जो यूनिट नापी जाती है, किसके अंदर नापी जाती है? बिट के अंदर, जिसको हम लोग बोलता है बाइनरी डिजिट। उसके बाद आता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज आइदर 0 और 1। इसके बीच में आता है जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं? निबल, NIBBLE, निबल। निबल के अंदर क्या होता है? 4 बिट उसके अंदर स्टोर होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा केबी। तो केबी का मतलब क्या हो गया? किलो बाइट। एक केबी के अंदर कितना होता है? 1024 बाइट। फिर आता है एक एमबी। एमबी के बाद क्या आ गया? एमबी का मतलब क्या हो गया? मेगा बाइट, जिसके अंदर क्या आता है? 1024 किलो बाइट। फिर आता है जीबी। जीबी का मतलब क्या हो गया? गीगा बाइट, जिसके अंदर आता है 1024 MB। अगर जैसे तो हम लोग डेटा का रिचार्ज कराते हैं ना, 1 GB नेट या 2 GB नेट, तो हमको क्या मिलेगा? 1024 MB, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2048 MB। फिर जीबी के बाद क्या आता है? टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, जिसके अंदर आ गया 1024 GB। फिर आता है एक पेटाबाइट। पेटाबाइट का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर 1024 TB यूज होता है। अब जो ये हम देख रहे हैं ना, 1024 बाइट, 1024 KB, MB, GB, TB, तो जो 1024 वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है? अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास 1024 KB, MB आ रहा है, तो ये कहाँ से आया? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो अगर 2 2 2 ज़ा 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 512 और 512 दूना 1024 आ गया। अब गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 हो गया हमारा, हो गया 2 4 8 16 32 64 128 512 और 1024, ठीक है। अब ये जो जितना भी दिख रहा है हमको, जब भी हम मेमोरी खरीदने जाएंगे ना, तो हमको यही यूनिट में मिलेगा। या तो तुमको 2 GB मिलेगा, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB या 1024 GB। इसके बाद क्या होगा? जो हमारा यूनिट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं 2 KB, 4 KB, 8 KB करते हुए 1024 क्या हो गया? KB हो गया। तो अब 1024 KB किसके बराबर हो गया? 1 MB के बराबर हो गया। तो अब ये क्या हो गया हमारा? 1 MB, 2 MB, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB करते हुए अब यहाँ पर क्या आ गया? 1024 MB। तो अब 1024 MB किसके बराबर हो गया? 1 GB के बराबर हो गया। सेम अब ये वाली यूनिट चलेगी कि भाई 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB करते हुए 1024 GB तक चलेगा। अब 1024 GB कितना हो जाएगा फिर हमारा? किसके बराबर हो जाएगा? 1 TB के बराबर। क्या हो जाएगा? 1 TB। यहाँ लिखा हुआ हमारा कि भाई 1024 GB किसके बराबर हो गया? 1 TB के बराबर। तो कभी भी हम सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क देखेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे, तो वो किसके अंदर दिखाई देगी? GB के अंदर। क्लियर? अब अगर मुझे चेक करना है कि भाई हमारे सिस्टम में कितना क्या है? रैम है और कितना हार्ड डिस्क है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ड डिस्क क्या करता है? हमारे डेटा को स्टोर करता है, और रैम क्या करता है? हमारे वर्किंग डेटा को स्टोर करता है। तब इस पर राइट क्लिक करेंगे दिस PC से, हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी का पेज खुल गया। अब इसके अंदर रैम कितना इंस्टॉल है? 160 नहीं, सिर्फ 16.0 GB। क्लियर? अगर मुझे अब इसमें रैम बढ़ाना होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? 16 के बाद कितना आएगा? 17 नहीं, 32, ठीक है। ये देखा था ना अभी हमने स्लाइड, मिनिमाइज। अगर मुझे अब 16 के बाद अगर मुझे अब रैम लेना होगा तो कितना लेना होगा?
32। तो इसके अंदर 16 की 2 स्टिक आएगी, 16 की कितनी आएगी, 2 स्टिक। तो 16 GB का 1 रैम, 16 + 16 कितना हो गया 32। तो इस टाइप से आ सकती है। अगर मैं उसे कम लगा लूँगा, 8 GB लगा लूँगा, तो 16 और 8 कितना हो गया 24। तो वो फिर हमारा सही से काम नहीं करेगा। उसके बाद आगे अब मुझे देखना है कि भाई मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क कितना है जिसके अंदर सारा डेटा है। तो मैंने कहाँ करा, दिस पीसी दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक, यहाँ पे आ रहा है क्या दिख रहा है, कहीं मैनेज दिखाई दे रहा है, कहाँ, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसको लोडिंग लेने दो। अभी हमने क्या खोल लिया, एक कंप्यूटर का मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर देखो स्टोरेज दिखाई दे रहा है, हम इस पर डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि सिस्टम के अंदर तुम्हारा कितना डिस्क है, कितना डिस्क यूज़ हो रहा है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर कभी भी कोई चीज़ ना सीधा 1 से शुरू नहीं होती, कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 इस टाइप से। तो इसके अंदर कितने डिस्क हैं, 1 2 3 डिस्क है इसके अंदर, क्लियर। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे देखना चाहूँगा, या यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, 465 लिखा हुआ है। कितना GB है, 465 GB, ये हार्ड डिस्क है। ये कितने GB की है, 512 GB की। फिर नीचे भी सेम वही लिखा हुआ है, डिस्क 1, ये भी दोनों लिखा हुआ है। और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, डिस्क 2। ये इस पर मैं राइट क्लिक करके अगर इसकी प्रॉपर्टी देखूंगा तो इसका नाम क्या लिख कर आ रहा है, कंसिस्टेंट SSD 256 GB। तो ये कितने GB का है, 256। और यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिस कंपनी का हार्ड डिस्क सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहा है। दूसरा, और ये दिखाई कहाँ से देगा, मैंने दिस पीसी पे क्लिक करा। हम जैसे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क ये। तो जो हमारा ये है ना 237 GB का, इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट करेगा। और बाकी जो डेटा है हमारे सिस्टम के वो सारे किन दोनों ड्राइव में, इन दोनों ड्राइव में स्टोर है। तो इससे क्या होता है, सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं लैपटॉप देख, अब CPU हमने देखा था ना, अब मान लो हम क्या देखते हैं, मान लो मेमोरी, MEMORY मेमोरी, लोडिंग लेने दो इसको, 16 GB, ठीक है। अब हम मान लो कुछ सिस्टम के क्या देखते हैं, मेमोरी वगैरह जो भी हमने भी देखा था। तो हमने क्या डाल दिया, सबसे पहले रैम डाल दिया, क्लियर। अब जो हमने रैम, जैसे ये आ गया कोई रैम, क्लियर। ये डेस्कटॉप का रैम है, किसका है, डेस्क। जो बड़े रैम है वो किस पे लगेंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे लगेंगे। अब जैसे ये रैम है, अब ये कितने का है, ये DDR5 रैम कितने GB का है, ये 32 GB का है, ठीक है। 32 GB का मतलब क्या हो गया, 2 × 16 का मतलब क्या हो गया कि 16 GB के कितने रैम लगे हैं इसके अंदर, 2 रैम लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनका स्पीड डला हुआ है और ये कितने हज़ार का मिल रहा है, 20,000 रुपये का। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओनली 8 GB रैम, क्लिक करा हमने, तो अब 8 GB का रैम कितने का मिल रहा है अपने को, ये देखो 8 GB रैम DDR4 कितने का है, 1600 रुपये का। अगर मैं यही चीज़ कर देता हूँ 64 GB रैम, अब 64 GB का रैम देखो कितने का, जैसे ये क्लिक करा हमने, ये हमने देखा था ना 19,000 का है 32 GB का। अब 64 GB का क्या है, 2 × 32 GB, मतलब 32 GB के 2 रैम है इसके अंदर, ठीक है, DDR5 वाले। तो जैसे हमने CPU में जनरेशन देखा था ना, i3 i5 i7 11 जनरेशन 12 जनरेशन, वैसे ही इसके रैम के अंदर ना हमें ये देखना होता है कि कौन से जनरेशन का, मतलब DDR3 है, अगर मैं डालूँ 64 GB DDR3 रैम, तो अगर ये कितने का मिल रहा है, ये 32 GB है, देखो 16 GB का सिर्फ 2800 रुपये का मिल रहा है। 64 GB का 2 कितने का मिल रहा है, 21,000 रुपये का। ये कौन सा जनरेशन का रैम है, DDR5। तो जैसे जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा वो उतना ही तगड़ा रहेगा। अब हम देखते हैं कोई लैपटॉप। अब हमने क्या क्या समझ लिया, हमने इनपुट भी समझ लिया, आउटपुट समझ लिया, CPU भी समझ लिया और मेमोरी भी समझ लिया, जो हार्डवेयर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब मान लो मैं कोई डालता हूँ डेल i3 लैपटॉप। अब जब तुम किसी लैपटॉप को देखोगे तो तुमको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई वो महंगा क्यों है, वो सस्ता क्यों है, वो सारी चीज़ें क्यों है। इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखो ये मैंने बहुत सारे लैपटॉप खोल दिए। अब तुम्हें इन सबको देखकर बताना है कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। सबसे पहले ये पूरा नाम दिख रहा है, मैं एक समझा देता हूँ कि ये किस कंपनी का लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है। ये इसका कोई मॉडल नंबर लिख रहा है, क्लियर। यहाँ पर क्या डाला है, इंटेल कोर i3 13 जनरेशन, मतलब कौन सा प्रोसेसर डाला हुआ है इसके अंदर, i3 का 13 जनरेशन, क्लियर। इसके अंदर जो 8 GB लिखा है ये क्या है, रैम। कितनी रैम है इसके अंदर, 8 GB। और 512 GB क्या है, SSD डला हुआ है इसके अंदर। उसके बाद ग्राफिक कार्ड है, विंडो 11 डला हुआ है। ये इसके ना लैपटॉप का स्क्रीन साइज है कि भाई ये कितने इंच का है, 15 इंच का है। तो i3 का कितने का लैपटॉप मिल रहा है अपने को, 31,300 रुपये का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई अब ये किस कंपनी का लैपटॉप है, ये है लिनोवो का। कितना रैम है इसके अंदर, रैम बताओ,
ये लिखा है ना 8 GB रैम और हार्ड SSD कितना डला हुआ है इसके अंदर 512 GB। अब मैं थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं थोड़ा सा महंगे लैपटॉप पे। अब ये देखो ये i3 वगैरह थे, हमने क्या देखा था i3 सबसे नॉर्मल रेंज हो गया, i5 फिर i7। अब मैं i7 पे आते हैं हम लोग। तो अब ये क्या है डेल का है स्मार्ट चॉइस इंस्पिरेशन। क्या है इसके अंदर i7 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। भाई प्रोसेसर महंगा था, i7 का 13 जनरेशन। उसके बाद 16 GB की रैम डली है इसके अंदर और 512 क्या डला है SSD इसके अंदर डला है। ये कितने का मिल रहा है 70,000 रुपये का लैपटॉप। अब कोई बोलेगा भाई मैं तो 30,000 का लैपटॉप लाया हूँ और कोई बोलेगा 70,000 का, तो क्या फ़र्क है उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनके पावर में फ़र्क है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये क्या है i7 का 12th जनरेशन है, वो 13 जनरेशन था, ये कौन सा जनरेशन है 12th जनरेशन है। कट हो जा। उसके बाद सेम 16 GB 512 NVMe। अब देखो जो SSD होता है उसमें भी कैटेगरी होती है, ये NVMe SSD है जो थोड़ी सी और फास्ट होती है। सेम अब ये है हमारा i7 का 12 जनरेशन 48,000 का मिल रहा है। अब ये है i3 का 12 जनरेशन 28,000 रुपये का है। फिर और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, i5 नहीं देखा क्या हमने। अब देखो जैसे ये एप्पल का लैपटॉप है, क्या है मैकबुक प्रो लैपटॉप M4 चिप। इसका मैंने बताया CPU ये लोग अपना ही बनाते हैं, इंटेल का यूज़ नहीं करते। तो ये M4 चिप यूज़ कर रहे हैं। कितने कोर CPU है 10 कोर CPU, ठीक है, मतलब 10 अलग अलग काम हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है लिक्विड एक्स्ट्रा, मतलब जो इसकी डिस्प्ले का नाम दे रखा है 16 GB अनफ्रेंड मेमोरी, 16 GB रैम है इसके अंदर और 512 क्या है SSD है। ये मिल रहा है 1,62,000 रुपये का। दूसरा क्यों, क्योंकि भाई ये एप्पल कंपनी का है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये डला हुआ है गेमिंग लैपटॉप है, तो ये किस कंपनी का है सबसे पहले HP का। इसके अंदर कितनी रैम डली हुई है, कितनी नहीं 16 GB। अब पता क्या चलेगा, देखो यहाँ पे भी 8 GB लिखा है, ये क्या लिखा है 8 GB का RTX GPU का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड होता है सिस्टम के अंदर, जितना जैसे ये वाला सिस्टम है ना जिससे दोनों तार आ रहे हैं, ये हमारा क्या है ग्राफिक यूनिट, सॉरी ग्राफिक कार्ड, ठीक है। ये सिस्टम में रहेगा, तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो इसमें 8 GB का ग्राफिक कार्ड डला हुआ है और 16 GB रैम है और DDR5 रैम कौन सा डला हुआ है 16 GB का DDR5 और SSD कितना डला हुआ है 1 TB। उसके बाद हम और अगर कोई देखते हैं जैसे ये है, ये क्या है इंटेल का i7 का 13 जनरेशन। इसमें रैम बताओ कितनी है, ध्यान से देख के, अरे गौर से देखो यार 10 लैपटॉप दिखा दिए, अब तो रैम भी नहीं देख पा रही है। हाँ ठीक है। अब ये जो है 8 GB वो क्या है, ये जो नाम लिखा है ना NVIDIA का, ये ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्च करूँ गूगल पे तो देखो ये क्या आ रहा है लिखा हुआ है GeForce, ये ग्राफिक कार्ड है। ये क्या डला हुआ है ग्राफिक कार्ड, 28,000 का तो सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड आ रहा है 29,000 रुपये का, तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद 16 GB का क्या है DDR4 रैम है। अगर 5 रैम होता ना इसके अंदर तो ये कम से कम 1 लाख प्लस का हो जाता, क्लियर। उसके बाद क्या है 1 TB की इसके अंदर SSD है। ये सब चीज़ें क्या होती है अपग्रेडेबल होती है, क्या होती है अपग्रेडेबल। अपग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि मैं इसको बार बार अपग्रेड कर सकता हूं अपने सिस्टम के अंदर, क्लियर। अब कैसे कि मान लो सबसे पहले हमने क्या करा, कभी भी अगर हम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या देखना होता है अपने को कि भाई प्रोसेसर कौन सा डला है, PROCE प्रोसेसर कौन सा डला है, ठीक है। उसके बाद हमें मिल गया कि भाई ये i3 है या i5 है या i7 है। उसके बाद देखेंगे इसकी जनरेशन कौन सी है, जितना ज़्यादा जनरेशन उतना महंगा और उतना तगड़ा सिस्टम। उसके बाद तुमको देखना है कि सिस्टम के अंदर रैम कितना इंस्टॉल है, क्या है रैम कितना इंस्टॉल है। रैम क्या करता है हमारे वर्किंग डेटा को होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है वर्किंग डेटा। मैं जो सिस्टम के अंदर अभी काम कर रहा हूँ ना, जो इतनी सारी मैंने फाइल खोल रखी है, ये सब किसके ऊपर लोड रखी है रैम के ऊपर। तीसरा क्या है हमारा SSD की सिस्टम के अंदर SSD कितना है, तो भाई ये मिनिमम कितना होना चाहिए 256 GB का और मैक्सिमम तुम कितना ले सकते हो 1 TB तक का मैक्सिमम ले सकते हो। और अगर अलग से और डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हम सिस्टम के अंदर और स्टोर कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ हम भी देखना, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, SSD कौन सा है। तो कल तुम्हें घर से 5 से 6 लैपटॉप का ऐसी केस स्टडी देख कर लाना, फिर मैं पूछूंगा कल। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपना अलग टॉपिक सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या है, अब ये सारे हमारे हार्डवेयर खत्म, अब हमारा स्टार्ट होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है।